So it's actually a makeup lecture from previous lecture, but anyhow, this is lecture number 2, and it's about the boilers. और जो लेक्चर के कंटेंट्स हैं हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे बॉयलर के टाइप्स के बारे में. सो जो जो बॉयलर्स के बारे में हमने पढ़ना, वो ये पॉइंट्स हैं सारे जो पिछले लेक्चर में भी हमने कवर किए थे. तो सबसे पहले, व्हाट इज अ बॉयलर? So boiler is an enclosed vessel that provides a mean for combustion heat to be transferred into water until it becomes heated water or steam, mostly steam. तो ये बॉयलर की बेसिक डेफिनेशन है. बॉयलर की you might find 1000 different types, लेकिन जो उसके सब के सब बॉयलर्स का जो है वो काम यही होता है कि जो कंबस्शन हीट है उसको ट्रांसफ़र करना है वाटर में और उसको स्टीम बनाना है या फिर उसको जस्ट सिंपली हीटेड वाटर बनाना है. तो बहुत जो सिंपल केस है बॉयलर्स का, जो हम अपनी डेली लाइफ में सभी लोग देखते हैं, वो एक गीज़र है जो हमारे घरों में लगा होता है, जो पानी गर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ बॉयलर. तो वो सिर्फ हीटेड वाटर के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो इंडस्ट्री में हम जो यूज़ करते हैं या पावर प्लांट्स में जो हम यूज़ करते हैं, दे एक्चुअली प्रोड्यूस स्टीम विच इज़ यूज्ड इन प्रोसेस और इट इज़ यूज्ड इन रनिंग द टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो ये बेसिक, ये सारे के सारे बॉयलर्स की एक ये सेम डेफिनेशन होती है कि वो उन्होंने सब ने ये काम करना है. अब स्टीम जो प्रोड्यूस है, दैट कैन बी यूज टू ट्रांसफर द हीट और एनर्जी टू अ प्रोसेस. ठीक है. हीट भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोसेस में, और सिंपली उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी हम यूज कर सकते हैं टू ड्राइव सम प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप उसकी हीट को यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्टर. और एक बहुत बड़ा सारा कोई जो है ना, एक बेटा चैट के बजाय आप पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप वैसे ही पूछ सकते हैं. तो स्टीम की जो हीट है ना, वो आप सिंपली टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन वेसल और समथिंग. कोई एक बड़ी सारी वेसल हो जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों, कोई वेसल है जिसमें पेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल, उसको हीट अप करना, तो यू कैन यूज स्टीम. या फिर आप सिंपली उसकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं टू, फॉर एग्जांपल, टू रन अ टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. अब पॉइंट ये है कि व्हेन द वाटर इज बॉइल्ड इनटू स्टीम, its volume increases about 1600 times, producing a force that is almost as explosive as gunpowder. That makes the boiler a really dangerous equipment. तो यहाँ पे जो हमारे पास जो सिंपलेस्ट जो बॉयलर की जो मैंने एग्जांपल आपको दी है, जो हमारे घरों में गीजर लगे हुए हैं, वो तो कभी एक्सप्लोजन का किस्सा जो है ना नहीं सुना कि जी गीजर फट गया हो. क्यों? क्योंकि एक वो लो प्रेशर के ऊपर जो है ना वो काम कर रहा होता है, दूसरा ये कि वो सिर्फ वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है. लेकिन जब हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं, कुछ बॉयलर्स होते हैं जिनमें वाटर ऑलरेडी हाई प्रेशर पे होता है, और वो वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है 16,000 टाइम्स. तो दैट मीन्स बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा 1600 टाइम्स, बिकॉज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो जब उसका सॉरी जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सिमिलरली उसका प्रेशर भी जो है ना साथ में इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे बॉयलर्स के जो है ना कि मेंटेनेंस के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज बॉयलर इज अ रियली डेंजरस इक्विपमेंट बिकॉज ऑफ वेरी हाई वॉल्यूम्स एंड प्रेशर्स इन्वॉल्व एंड हाई टेम्परेचर्स इन्वॉल्व. तो इसलिए हमें उस केस में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग और इंस्टॉलिंग अ बॉयलर, कि उसके जो सेफ्टी के जो पॉइंट्स हैं ना वो हमेशा सही तरह से पूरे हों. उसकी अगर हम मेंटेनेंस में हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है, उसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से कोई ऐसा हादसा हो सकता हो
पीरियोडिकली इसकी जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो होती रहे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बॉयलर सिस्टम्स में हम बात करते हैं तो हम एक बेसिक सी बात है ना कि यार एक जगह फ्यूल जल रहा है और वो फ्यूल जो है ना वो वाटर को हीट कर रहा है और स्टीम बना रहा है। नो दैट इज़ वेरी एम्पिरिकल थिंग। लेकिन इसको अकम्प्लिश करने के लिए हमारे पास जो है वो उसके अलाइड सिस्टम्स होते हैं। ये एक तो बॉयलर है ना जिसके अंदर जो है ना वो नीचे से आग जल रही है और उसके somehow we are converting that heat into the water and converting the water into steam। तो उसके साथ जो उसके जो अलाइड सिस्टम्स होते हैं दैट एक्चुअली हेल्प द बॉयलर टू रन, वो यहाँ पे 3 मेन सिस्टम है: फीड वाटर सिस्टम, स्टीम सिस्टम एंड द फ्यूल सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने साथ में साथ साथ जो है ना इनको मेंटेन करना होता है, बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ अ बॉयलर, I would say 10% or maybe 20% of the performance of the boiler depends on the boiler itself, but 80 to 90% of the performance actually depends on these three things। तो फीड वाटर सिस्टम से इतना काम कर रहा है, स्टीम सिस्टम से इतना काम कर रहा है और फ्यूल सिस्टम से इतना काम कर रहा है, फिर ही हमारा बॉयलर जो है वो प्रॉपरली काम कर सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम ज़रा डिटेल में देखेंगे लेटर ऑन। जब भी कोई भी बॉयलर होता है उसके साथ में जो है ना हमें स्कीमेटिक्स डायग्राम, कोई भी एक्चुअली कोई भी हमारे पास जब एक पूरा एक सिस्टम हो किसी भी चीज़ का, किसी भी मशीनरी का सिस्टम हो, तो हमेशा जो है ना हम उसको स्कीमेटिक डायग्राम से जो है ना वो समझते हैं और एम्पिरिकली जो है वो उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम इसको स्कीमेटिक डायग्राम से समझते हैं। अब जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे कल को ग्रेजुएट होने के बाद, तो हर बॉयलर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। बहुत मे बी किसी जगह पे एक ही बॉयलर के जो है ना 2 वर्जन्स लगे हों तो ठीक है, इट माइट बी सिमिलर, बट दैट्स वेरी रेयर। मोस्टली क्या होगा कि आपको हर जगह पे डिफरेंट टाइप्स के बॉयलर्स मिलेंगे, लेकिन उन सब के सब बॉयलर्स में, और जब हम बॉयलर की बात करते हैं तो सिर्फ एक बॉयलर की हम बात करें, लेकिन बॉयलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें बॉयलर और उसके साथ में ये फीड वाटर, स्टीम और फ्यूल सिस्टम भी आते हैं। तो जब बॉयलर सिस्टम्स की बात करते हैं तो उसमें हमेशा कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं और वो चीज़ें हमेशा इन स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं उनमें जो है वो शो की जाती हैं। ठीक है, अब ये एक बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम है जो कि इसको हम ज़रा देखते हैं कि क्या प्रोसेस जो है ना वो कैसे हो रहा है। तो एयर से स्टार्ट करते हैं। एयर जो है ना वो सबसे पहले हमारे पास जो एटमॉस्फेयर से हम एयर लेते हैं टू गेट द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हमें कंबस्शन के लिए। तो एयर हम प्योर ऑक्सीजन कभी भी यूज़ नहीं करते, किसी भी प्रोसेस में यूज़ नहीं करते, बिकॉज दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो हम एयर को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद हम एयर को करते हैं प्री हीट। अब चूंकि हम बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है तो हम यहाँ पे इस डिटेल में नहीं जाएंगे मैथमेटिकली हाउ एयर प्री हीटिंग इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। प्रॉब्ली आपने पावर प्लांट्स में या फिर आप थर्मो 2 में, अगर आपने, आई डोंट नो कि टेक्नोलॉजी में थर्मो 2 का कोर्स है या नहीं, लेकिन उसमें आप वो दूसरे सब्जेक्ट में आप मे बी आप ये पढ़ें कि एयर को प्री हीट करने से हमारी एफिशिएंसी क्यों इम्प्रूव कर जाती है। तो वो आप दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इन दिस सब्जेक्ट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, यू जस्ट नीड टू नो एयर प्री हीटिंग हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो एयर को हम प्री हीट करते हैं, उसके बाद एयर जो है वो यहाँ से हमारी पास ऑन होके सीधा बॉयलर के अंदर चली जाती है। अब बॉयलर के अंदर यहाँ पे एक्चुअली साथ में ये छोटा सा कंपोनेंट लगा होता है, दैट्स कॉल्ड अ बर्नर, दैट्स कंपोनेंट ऑफ अ फ्यूल सिस्टम। अब क्योंकि ये बहुत बेसिक किस्म की स्कीमेटिक डायग्राम है, इसलिए यहाँ पे जो है ना वो हमने छोटे छोटे कंपोनेंट्स नहीं बनाए हुए। वी जस्ट शो स्कीमेटिक है कि एयर जो है वो बॉयलर के अंदर जा रही है और वहाँ पे जाके फ्यूल के साथ मिक्स हो रही है। ठीक है, फ्यूल का कोई भी सिस्टम कंपोनेंट यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम में शो नहीं किया गया। ठीक है, दूसरी बात जो है ना हम वाटर की बात करते हैं। अब वाटर जो है वो 2 तरह से इस्तेमाल होता है, समटाइम्स रिसर्कुलेट भी होता है, समटाइम्स हम सिंपली फ्रेश वाटर यूज करते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये प्रॉब्ली सिंपल टाइप ऑफ बॉयलर है, या मे बी इन्होंने जो प्रोसेस है रिसर्कुलेटिंग का उसको स्किप कर दिया है,
यहाँ पे स्टीम वाटर आ रहा है हमारे पास। अब ये वाटर फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ये रिसाइकल्ड वाटर भी हो सकता है, ठीक है। और ये फीड वाटर पंप। अब यहाँ पे एक चीज जो है ना आप ज़हन में रखें, या मे बी देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पंप एंड अ फीड पंप? एनीवन? सर सर पंप एक ऑर्डनी काम करता है, जैसे सिर्फ हमने अगर किसी फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए। अगर फीड पंप की बात करें तो हमने उसको अगर एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ कहीं पे ट्रांसफ़र करना है तो वो फीड पंप होगा। आर यू श्योर? यस सर। ओके, बिकॉज व्हाट आई हैव लर्न कि जब हम पंप की बात करते हैं तो इट कुड बी यूज टू पंप गैसियस और लिक्विड फ्यूल, मोस्टली गैसियस वर्किंग फ्लूइड। गैसियस जब गैसेस को जब हम कंप्रेस करते हैं या उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो दैट इज अ पंप, ठीक है। जैसे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, दैट्स अ रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो जब गैसेस को जब हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द प्रेशर, जिस केस में हमारा वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, तो उस केस में हम कहेंगे कि सिंपली पंप। बट फीड पंप स्पेसिफिकली मीन्स वी आर यूजिंग लिक्विड एज वर्किंग फ्लूइड। उस केस में प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमारा जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता, होगा भी तो बहुत ही माइन्यूट किस्म का जो है ना वो जो डिफरेंस आएगा उसके वॉल्यूम में। बट जहाँ पे भी बात आती है फीड पंप की, दैट वन थिंग इज सर्टेन कि वी आर यूजिंग लिक्विड एज ए वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। तो ये फीड वाटर पंप है, ये हम इकोनोमाइजर में जो है ना वो पहले इकोनोमाइजर से गुजारते हैं। अब इकोनोमाइजर जो है दैट इज जस्ट अ फैंसी नेम फॉर वाटर प्री हीटर। ये एयर प्री हीटर है, इकोनोमाइजर एक्चुअली इज अ वाटर प्री हीटर। तो इसको हम इकोनोमाइजर कहते हैं। मतलब आपने जाके कहीं पे वाटर प्री हीटर नहीं कह देना, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि इट्स जस्ट अ फैंसी नेम फॉर अ वाटर प्री हीटर, और हम यूज इकोनोमाइजर ही करते हैं। इकोनोमाइजर इसलिए कहते हैं कि इससे इकोनॉमी या एफिशिएंसी जो है वो प्रोसेस की इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, हमने इकोनोमाइजर में फीड वाटर को हीट किया, थोड़ा सा गर्म हो गया, तो उसके बाद हमने उसको डाल दिया बॉयलर में, ठीक है। अब बॉयलर में यहाँ से एयर आ रही है, समहाउ यहाँ से जो है ना वो हमारे पास फ्यूल भी जो है ना वो जा रहा है। फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है एयर के साथ मिक्स होके, उसके बाद नीचे ऐश जो है ना वो हम यहाँ से नीचे से हमारे पास निकल रही है बाहर, और उसके बाद फिर जो स्टीम है ना, स्टीम निकल के जा रही है सुपर हीटर में। अब बॉयलर जो है दैट इसेंशियली मींस यू आर जस्ट बॉइलिंग। आप उसका प्रेशर जो है वो किसी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको वो एक लेवल तक जो है ना वो ज़्यादा नहीं जो है ना वो जा सकते। आपको उससे ज़्यादा जब आपने उसको सुपर हीट करना है, यू नीड अनदर स्टेज। इट इज़ वेरी similar phenomena as we saw in the compressor, कि कंप्रेसर में हमने चूंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना था, तो दैट इज वाई वी स्प्लिट द प्रोसेस इन 2 स्टेजेस। तो चूंकि एक स्टेज में अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने की बात करेंगे तो वॉल्यूम जो ऑन द अदर हैंड जो वॉल्यूम डिफरेंस आएगा वो इतना ज़्यादा होगा कि हमारा कंप्रेसर जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सिमिलर प्रिंसिपल, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट सिमिलर प्रिंसिपल इज यूज्ड हियर, कि हमने जब उसको सुपर हीट करना है, उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी, बिकॉज वी कैन, उससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर जाती है। यू विल स्टडी इट इन पावर प्लांट। पावर प्लांट में आप ये चीज पढ़ेंगे। पावर प्लांट आप लोग पढ़ चुके हैं? नो सर। व्हाट? नो सर, पावर प्लांट नहीं पढ़ा सर अभी तो तक। पावर प्लांट जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें फिर आप थोड़ा सा देखेंगे कि सुपर हीटिंग से कैसे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो यहाँ से स्टीम बनती है, स्टीम उसके बाद ये सुपर हीटर में चली जाती है, उसको सुपर हीट कर देते हैं। उसके बाद सुपर हीट करने के बाद जो भी हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं उस पोजीशन तक हम उसको सुपर हीट करके इसको इंजन में भेज देते हैं। ये इंजन भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती जो है ना वो ये है
कि एक्चुअली सुपर हीटर जो है ना वो मेन बॉयलर से पहले लगा होता है, बिकॉज सुपर हीटर एक्चुअली नीड्स मोर एनर्जी। तो वो जो कंबस्टन रिएक्शन हो रहा होता है ना उसके बिल्कुल साथ में सुपर हीटर लगा होता है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम हीट अवेलेबल होती है। उसके बाद मेन बॉयलर बॉडी आती है, ठीक है। बट दिस इज स्कीमेटिक, तो उसमें स्कीमेटिक में जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना वो चल जाता है। अब यहाँ से जो है ना गैसेज हैं जा रही हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, बट आई थिंक दैट्स इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल कि एक्चुअली क्या होता है कि ये जो एयर है ना, एयर एक्चुअली यहाँ के बजाय इधर सुपर हीटर में जाएगी, सुपर हीटर से जो है ना वो गैसेज यहाँ पे जाएंगी। उसके बाद ये गैसेज जो है ना वो जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं स्टिल हॉट, वो यहाँ से जो है ना वो इकोनोमाइजर में जाएंगे। एक्चुअली ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये चूंकि जब कंबस्शन हुई, गैसेस बहुत ज़्यादा एनर्जी थी उनमें, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, तो सुपर हीट किया। उसके बाद वो बॉयलर में गए, उन्होंने जो बाकी की जो एनर्जी थी उस एनर्जी को यूज़ कर जो है वो कन्वर्ट किया बॉयलर ने, टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम। एंड देन व्हेन वाटर वाज कन्वर्टेड इनटू स्टीम देयर वाज स्टिल सम एनर्जी। अब हम क्योंकि एफिशिएंसी का जो है ना वो दौर है, इसीलिए वो हम कहेंगे कि भाई अगर हम इसमें से मज़ीद एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। और हम लोग कैसे करते हैं कि वो जो एनर्जी होती है ना, जो स्टिल हॉट एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं, वो हम उसको यूज़ कर लेते हैं वाटर को प्री हीट करने के लिए, और उसके बाद स्टिल थोड़ी सी एनर्जी बच जाती है, हम उससे एयर को प्री हीट कर लेते हैं। उसके बाद हमने उसको एग्जॉस्ट गैसेस को चिमनी में भेज देते हैं। तो ये एक बेसिक किस्म की स्कीमेटिक डायग्राम थी बॉयलर के केस में। नाउ यू माइट फाइंड इट सिमिलर टू द पावर प्लांट, क्योंकि पावर प्लांट में जो है ना वो भी तकरीबन इसी तरह की चीजें होती हैं, बट यहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं बॉयलर के ऊपर। इससे आगे क्या हो रहा है दैट्स नॉट आवर कंसर्न, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हम सारी की सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 100% एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर भी सके हम नहीं करते। एनी आइडिया व्हाई? सर ये बॉयलर फट सकता है। वो कैसे? सर अगर ज्यादा हीट करेंगे हम, नहीं तो वो तो हीट हम कन्वर्ट कर लेंगे वाटर में, और वो स्टीम को तो हम निकाल के ले जाएंगे वहां से, जब वो आगे यूज कर लेंगे उसको, तो बॉयलर कैसे फटेगा? सर बॉयलर को हम थोड़ी सी हीट रखेंगे, क्योंकि हमें प्री हीट करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम सारी हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बॉयलर से। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ हीट रहने देते हैं चिमनी में। हम 2-3 स्टेजेस के प्री हीटर लगा सकते हैं, इसके बाद आगे जो है ना वो उनसे मजीद यहाँ से एयर प्री हीटर के बाद मजीद हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल इट इज पॉसिबल, लेकिन हम नहीं करते। नो क्यों? आइडिया। सर जब एयर हॉट करते हैं तो इसका सर वो इजीली एक्सट्रैक्ट की जा सकती है चिमनी से, हॉट एयर। सॉरी अगेन? सर जो हॉट एयर है वो इजीली चिमनी से बाहर निकाली जा सकती है एज कम्पेयर टू अगर वो इतनी ज़्यादा हॉट नहीं है। दैट्स राइट, कि अगर हम एग्जॉस्ट गैसेस में से सारी की सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसको चिमनी से निकल के बाद में अपर एटमॉस्फेयर तक जाने में प्रॉब्लम होगी। बिकॉज यू नो जब कोई भी गैस को, किसी भी गैस को जब हम हीट अप करते हैं इट राइजेस, ठीक है। तो अगर तो हम उसको बिल्कुल ही कूल डाउन कर देंगे तो वो राइज नहीं करेगी, वो क्या करेगी, वो वहीं पे आसपास डिस्पर्स हो जाएगी, और उस जहाँ पे भी ये प्लांट लगा हुआ है उसकी लोकेशन, उसकी लोकेलिटी में, उसके आसपास जो है हमारे पास जो है वो पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम उसको स्टिल हॉट ही रहने देते हैं ताकि वो जब चिमनी से बाहर निकले तो वो राइज अप कर जाए अपर एटमॉस्फेयर में। उसके बाद अपर एटमॉस्फेयर में चूंकि एयर करंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप कभी जो है ना वो ऐसे आउट ऑफ इंटरेस्ट आप देख लीजिएगा कि अपर एटमॉस्फेयर में
थोड़ा सा जो है ना आप कुछ किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो वहां पे जो एयर की जो स्ट्रीम्स है उनकी स्पीड कितनी होती है। आप आई थिंक आप थोड़ी सी अनलकी जनरेशन है, आप में से बहुत कम लोगों ने जो है ना वो गुड्डियां वगैरह उड़ाई होंगी, या आई थिंक सबने उड़ाई होंगी, कुछ लोगों ने शायद ना उड़ाई हो। तो आपको पता होगा कि जब आप यहाँ पे जो है ना नीचे हवा कोई नहीं होती, आप किसी तरह उसको जो है ना खींच खांच के जो है ना तुमके शुक्के मार के जब ऊपर चले जाते हैं तो वो स्टेडी हो जाती है। आप में से लोगों कुछ ने उड़ाए ये पतंग वगैरह उड़ाई है आप में से किसी ने? यस सर। तो फिर आप, अच्छा क्लास में दो ही बच्चे हैं, बाकी बस यस सर। हैं, चलो तीन हो गए, बाकी और? यस सर, मैं भी हूँ। ओके, अच्छा, और बाकी? अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है, सभी है। एनी हाउ द पॉइंट इज कि हम उसको उसमें थोड़ी सी एनर्जी रहने देते हैं ताकि हम उसको हम उसको जो है ना वो थोड़ी सी एनर्जी रहने देते हैं ताकि वो अपर एटमॉस्फेयर में चली जाए, ठीक है। और सेकंड एक ऑप्शन ये, सेकंड बात एक ये भी है कि प्रोसेस, जब भी हम कोई प्रोसेस डिजाइन करते हैं ना तो उसमें एक चीज हम देखते हैं कि मे बी इट इज वायबल और प्रॉफिटेबल और नॉट। तो उस केस में अगर आप ये देखें कि यहाँ पे हम डिपेंड कर रहे हैं हीट ट्रांसफर के ऊपर, ये थोड़ी सी जो है ना मैं आउट ऑफ द बॉक्स आपको बात बता रहा हूँ, एंड यू शुड लर्न कि कैसे हम आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना वो सोच सकते हैं। जस्ट जस्ट ए हेड्स अप फॉर यू। कोई भी प्रोसेस होता है ना उसमें उसकी वायबिलिटी या उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हम जो बेसिक जो चीज यूज कर रहे हैं या जो थर्मोडायनामिक एक प्रोसेस यूज कर रहे हैं, दैट्स हीट ट्रांसफर। हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम हॉट गैसेस टू सम अदर मीडिया। उसमें लिक्विड भी है, उसमें गैस भी है, ठीक है। हम इकोनोमाइजर और बॉयलर में लिक्विड को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, सुपर हीटर एयर पे हीटर में कर रहे हैं, और जो सोर्स है ना वो हमारे पास है कंबस्शन गैस। अब इसमें एक चीज आप याद रखें कि जो हीट ट्रांसफर है वो हमेशा डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। अगर जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर का जो रेट है ना वो ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो हीट ट्रांसफर का रेट कम होगा। अब जब हम एयर, यहाँ पे हमारे पास सुपर हीटर में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सब बहुत ज्यादा था, फिर हमने थोड़ी सी हीट एक्सट्रैक्ट कर ली, टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया, बॉयलर में चले गए, टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया, बहुत ज्यादा हमने उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट की, टेम्परेचर काफी डाउन हो गया, फिर भी थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस था इकोनोमाइजर में, हमने थोड़ी सी हीट निकाली, अगेन टेम्परेचर डिफरेंस रिड्यूस हो गया, प्री हीटर में और रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे प्री हीटर के बाद हमारे पास स्टिल टेम्परेचर हाई है, लेकिन जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना वो बहुत कम हो चुका है। अब इतने कम टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर कोई भी प्रोसेस जो है वो डिजाइन करना प्रॉबली नॉट इकोनॉमिकल। क्यों? क्योंकि वो हीट नहीं करेगा, कुछ अगर हीट करेगा भी तो वी विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट। तो ये दोनों चीजें जो हैं दैट विल रिजल्ट इन द प्रोसेस। जी सॉरी, आई थिंक कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया था।
तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये दो जो है ना वो चीज़ें होती हैं कि एक तो है कि हम चिमनी से निकाल देंगे तो वो ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद तो वो ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। दूसरी बात ये कि प्रोसेस जो है ना वो जो है वो अगर हम यहाँ पे मजीद कोई प्रोसेस अगर रख लें तो इट मे और मे नॉट बी इकोनॉमिकली फीजेबल। ठीक है, ये थोड़ी सी डिटेल्ड डायग्राम है हमारे पास। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हम थोड़ा वो फीड वाटर सिस्टम भी है, इसमें थोड़ा सा स्टीम सिस्टम भी है और थोड़ा सा जो है वो फ्यूल सिस्टम इसमें नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास रॉ वाटर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा फीड वाटर पंप लगा हुआ है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर जो एक जो सिंबल है ना दैट इज फॉर फीड वाटर, दैट इज अ वाल्व। ठीक है, ये प्री ट्रीटमेंट है। प्री ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम जो भी फ्रेश वाटर आ रहा ना हम उसको डायरेक्टली बॉयलर के अंदर नहीं भेज सकते। वी नीड टू ट्रीट इट, उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं या ऐसी चीज़ें एसिड्स हैं जो कि बॉयलर की पाइपिंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम जो है उसके बाद उसको बी में जाएंगे, दैट इज सोडियम आयन एक्सचेंजर, जिसके हम डीआयोनाइज करते हैं। और उसके बाद उसमें से थोड़ा सा जो है ना वो सॉल्ट टैंक फॉर रीजनरेशन ऑफ रेजिन। अब ये जो सी पार्ट है ना, अब ये इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल सकते हैं जब आप इंडस्ट्री में जाएं, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉयलर या प्रोसेस कितना सोफिस्टिकेटेड है। तो ये आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम किसी भी स्कीमेटिक डायग्राम को जो है ना हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा जो फ्रेश वाटर है ना उसका सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारे पास बॉयलर है। उसके बाद फिर एक तो कंटिन्यूस ब्लो डाउन हो रहा है। ब्लो डाउन क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस ब्लो डाउन की जो है वो हाँ नॉट यहाँ पे मेंशन नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टीम यहाँ से जा रही है और ये एक्सपेंडर है। ठीक है, सॉरी वेट अ मिनट। या सो ये जो दो है ना हमारे पास, दिस इज फॉर कंटिन्यूस ब्लो डाउन, दिस इज मोर रिलेटेड टू द मेंटेनेंस। तो यहाँ से ब्लो डाउन होने के बाद जो है ना ये एक्सपेंड करते हैं हम उसको, और एक्सपेंड करने के बाद हम उसको जो है वो यहाँ से इस प्रोसेस के थ्रू भी गुजार सकते हैं, और थोड़ा सा जो है ना हम इस प्रोसेस सिरेमिक मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू भी जो है ना वो गुजार लेते हैं। और ये बेसिकली ट्रीटमेंट्स हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सो ब्लो डाउन एक्चुअली हम करते हैं टू प्यूरिफाई द वाटर। जो प्रोसेस के ऑलरेडी अंदर पानी है जो क्लोज लूप में चल रहा है उसको भी जो है ना थोड़ा ट्रीटमेंट की यूज होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम कंटिन्यूस ब्लो डाउन करते हैं बॉयलर से डायरेक्टली जो है ना हम थोड़ी सी स्टीम निकाल के उसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद हम उसको जो है वो मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू जो है हम उसमें जो गैसेस उसके अंदर डिजॉल्व हो गई हैं उसको हम एटमॉस्फेयर में जो है ना वो एमिट कर देते हैं, एज इट्स मेंशन एमिशन हियर। उसके बाद हम उसको यहाँ से डायरेक्टली जो है ना वो यहाँ पे मिक्स कर देते हैं फ्रेश के साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास जो है ना हम यहाँ स्टीम थोड़ी सी डायरेक्टली लेते हैं, एंड देन वी हैव सम हीट एक्सचेंजर, देन वी रिमूव सम ऑयल। मैंने डिफरेंट प्रोसेसेस ब्लो डाउन के लिए। तो ये जिस तरह से जो है ना सारे इसके डिफरेंट प्रोसेसेस जो है ना हम उसको उसके थ्रू गुजारते हैं। उसके बाद हम दोबारा से सब के सब जो रिसर्कुलेटेड है उसको मिक्स करने के बाद जो एयर फीड वाटर है ना उसके अंदर डाल देते हैं, देन इट goes into the boiler again for further processing. So this is how you read different types of schematic diagrams and the different systems in the boiler. So बॉयलर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक बॉयलर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? जनरेट मैक्सिमम स्टीम irrespective of the type of boiler, कैपेबिलिटीज ऑफ द बॉयलर या उसका डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर वन पार्ट के जनरेट मैक्सिमम स्टीम, अगर पॉसिबल है तो बगैर फ्यूल बर्न किए अन्य वहाँ मैक्सिमम स्टीम बना दे, वो दुनिया का बेस्ट बॉयलर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल। बट एनी हाउ इन एनी वे द बेस्ट पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ बॉयलर इज दैट इट जनरेट्स मैक्सिमम स्टीम।
ठीक है। लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट, मैक्सिमम स्टीम बनानी है तो हम जो है वो एक बहुत बड़े साइज का स्टीम बना दें, एक बॉयलर बना दें, तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा स्टीम जनरेट करेगा, बट दैट इज नॉट ए डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ज्यादा स्टीम भी बनाए, लाइट वेट भी हो और छोटा सा भी हो, ताकि हम उसको एक छोटे से कमरे में जो है ना एक बॉयलर रूम बना के उसको वहां पे रख दें, बजाय इसके कि हम एक बहुत बड़ा सारा बॉयलर रूम बनाए, उसके ऊपर खर्चा भी आए, मेंटेनेंस के भी मसाइल हो। तो ये लाइट वेट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल फॉर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर होना चाहिए। ये नहीं कि हमने बॉयलर एक बना दिया, हमने मजबूती के चक्कर में जो है ना वो हर जगह वेल्डिंग ही कर दी, और उसके नतीजे में क्या निकला, उसमें अंदर जाके एक छोटा सा एक पेच खराब हो गया, अब वो पेच हम जो है ना वो रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि आपने हर जगह वेल्डिंग की हुई है। तो बॉयलर जो है ना वो हमेशा इजीली एक्सेसिबल, एक्चुअली दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, कि कोई भी सिस्टम जब भी डिजाइन किया जाता है उसमें हमेशा से ये चीज जो है ना प्रोविजन रखी जाती है कि इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल फॉर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर। अब सोर्सेज ऑफ हीट फॉर बॉयलर हैं, दैट इज जो कॉमनली यूज सोर्सेज ऑफ हीट है वो वुड है और बगास है। जो बगास जो आमतौर पे हमारे यहाँ जितनी भी शुगर की इंडस्ट्री है वो हमेशा शुरू जो है वो उसमें बॉयलर्स लगे होते हैं। वो जब गन्ने की क्रशिंग स्टार्ट करते हैं, इट्स वेरी वेल नोन फैक्ट, गन्ने की क्रशिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में वो किसी ना किसी तरह जो है ना वो अपना काम चलाते हैं। उसके बाद जो बॉयलर है ना वो जो गन्ना का जूस निकाल के जो बाकी जो बगास बच जाता है ना उससे उसके जरिए से जो है ना वो अपना बॉयलर जो है ना वो चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। वो कोल है, ऑफ कोर्स इट्स अ सोर्स ऑफ हीट, डीजल ऑयल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है। अब न्यूक्लियर एनर्जी से जो है ना वो हम बॉयलर यूज कर, अब जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अब लियाकत अली अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, मैं एक्चुअली वेट कर रहा था इस स्लाइड पे आने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना उसमें जब हम बॉयलर यूज करते हैं तो एक्चुअली वो जब जो इट्स नॉट रियली अ कंबस्शन हीट, वो प्रोसेस हीट होती है जो कि उसके अंदर से प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस हीट को हम कन्वर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्टीम। स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं और उससे जो है ना हम आगे टरबाइन चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दैट्स हाउ एवरी न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क्स। दैट्स बेसिकली अ स्टीम पावर प्लांट। I'm not saying water steam power plant, but it is a steam power plant. तो उसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू स्टीम, इनटू लिक्विड इनटू गैस, और इससे जो हम टरबाइन चलाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अब ये लियाकत अली ने क्वेश्चन पूछा था, वी ओनली यूज वाटर इन बॉयलर्स और मे बी अदर फ्लूइड्स आल्सो। यस, वी कैन यूज अदर फ्लूइड्स। अब न्यूक्लियर एनर्जी में maybe it's very rare but we sometimes use liquid sodium instead of water, लेकिन ये बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड, हाई प्रेशर और हाई एफिशिएंट सिस्टम्स हैं, वरना 99% केसेस में बॉयलर्स में वी ऑलवेज यूज वाटर। ठीक है। हम उसको यूज जो हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें समटाइम्स हम हैवी वाटर, आपने सुना होगा हैवी वाटर, तो एक्चुअली H2O ही होता है, वाटर ही होता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन का जो क्या कहते हैं उसको, जो हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप होता है जो कि जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, सॉरी 2 न्यूट्रॉन होते हैं, वो हम यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ हैवी वाटर, होता है वो वाटर ही है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बॉयलर, अब इसमें थोड़ा सा जो है ना कॉन्फ्लिक्ट है डिफरेंट थ्योरीज में। ज्यादातर लोग कहते हैं कि देयर माइट बी 100 और 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर्स, but they can be mainly classified in these 2 types, water tube and fire tube, which may or may not be true. बाकी सारे जो हैं maybe they could be an advanced type of a water tube boiler or a fire tube boiler, but we will
as far as this course is concerned, we will say that these 7 are the different types of boilers along with many others. इस कोर्स की हद तक ये 7 हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, लेकिन when you go into the field, you should be ready to face many other different type of boilers, लेकिन प्रिंसिपल उनमें सेम ही होगा, ठीक है? कि एक तरफ कंबस्टन हो रही है और एक तरफ जो है ना वो वाटर है जिसको हमने हीट करना है। ये बेसिक प्रिंसिपल है एक लाइन में, ठीक है? वाटर ट्यूब बॉयलर को हम देखते हैं। वाटर ट्यूब में क्या है? वाटर इज इनसाइड द ट्यूब्स एंड सराउंडेड बाय हॉट गैसेस, ठीक है? ये हमारे पास रेजरवायर है, ठीक है? ये थोड़ी फनी किस्म की एक है, हमारे पास एक डायग्राम है, बट वी विल डू विद इट। ये वाटर इनलेट है जहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा है, ये रेजरवायर है, यहाँ से वाटर जो है ना वो नीचे जा रहा है, ठीक है? और उसके बाद फिर ये ट्यूब्स हैं, वाटर ट्यूब्स हैं, और इन ट्यूब्स के अंदर जो है ना वो वाटर है। अब ये जो वाटर इनलेट जो आ रहा है दैट इज एट हाई प्रेशर, विच मीन्स कि यहाँ पे जो रेजरवायर है यहाँ पे भी वाटर जो है ना वो हाई प्रेशर पे होगा, और ये ट्यूब्स के अंदर वाटर है ये भी हाई प्रेशर के ऊपर है, ठीक है? और ये जब यहाँ से जो फायर ट्यूब आ रहा है यहाँ पे हमारे पास कंबस्टन चैम्बर है, ये एयर एंड फ्यूल इनलेट है, ये वाटर ट्यूब्स हैं, ये यहाँ पे कंबस्टन हो रही है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है जिसकी वजह से वाटर यहाँ से आ रहा है, कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, और उसके बाद यहाँ से जो है ना वो वापस बाहर जा रहा है। जो गैसेज हैं वो यहाँ से वाटर ट्यूब्स के आसपास घूम के उसके बाद यहाँ से एग्जॉस्ट में जा रही हैं, ठीक है? तो दैट इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर इज इनसाइड द ट्यूब्स एंड सराउंडेड बाय हॉट गैसेस, ठीक है? ये प्रिंसिपल है। मेन इसकी जो कह लो कि एडवांटेज है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट हाई स्टीम प्रोडक्शन एंड हाई प्रेशर सिस्टम पे ये काम करता है। कैपेसिटी रेंज इसकी जो है ना बहुत डाइवर्स है, 4500 से लेके 120,000 किलोग्राम पर आवर स्टीम जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकती है। दैट इज वेरी डाइवर्स रेंज, ठीक है? एग्जांपल्स हैं ये डिफरेंट। अब ये इसकी फर्दर स्पेसिफिकेशन है थोड़ी डिफरेंसेस के साथ, ये सब के सब वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं, लेकिन उनके जो है ना वो जिसने जो डिजाइनर प्रिंसिपल थोड़ा सा उसका चेंज किया, उसके नाम के जो है ना वो डिफरेंट नाम रख ली, बट इनफैक्ट द प्रिंसिपल इज ऑलवेज द सेम, ठीक है? फायर ट्यूब बॉयलर की जब हम बात करते हैं तो फायर ट्यूब बॉयलर में जो है ना वो जो हॉट गैसेज है ना वो ट्यूब के अंदर होती हैं और वाटर जो है ना वो उनके आसपास होता है। बॉयलर है, इसकी इनलेट के अंदर हम इंजन की आउटलेट भी रख सकते हैं। इंजन की आउटलेट में जो गर्म पानी आता है वो बॉयलर के इनलेट में रख सकते हैं। क्यों रखना है वो? क्यों रखना है वो वाटर यहाँ पे? सर इंजन को कूल डाउन करने के लिए भी तो वाटर हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो अगर जब इंजन को कूल डाउन करे गर्म होगा फिर वो गर्म पानी हम बॉयलर के अंदर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो आपने देखिए जब इंजन को उसने इंजन के अंदर से गुजर के कूल डाउन कर दिया, वो ऑलरेडी हीट अप हो गया वाटर, ठीक है? उसके बाद अब हम उसको बॉयलर में डालेंगे तो बॉयलर में डालने के बाद वो मजीद हीट अप हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बाद में इंजन को क्या प्रोवाइड करोगे आप? इसका मतलब नहीं प्रोवाइड कर सकते हम? नहीं, मैं आपका एक्चुअली क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्यों प्रोवाइड आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना क्यों है? ताकि सर कम फ्यूल कंज्यूम हो। ओके, इन अ वे आप ये कह रहे हो कि जो हम प्री हीट करते हैं वाटर को, पहले प्री हीट करने के बजाय इंजन से जो प्री हीट वाटर आ रहा है वो भी एक तरह से प्री हीट हुआ है, उसको हम बॉयलर के अंदर डाल दें। एज फार एज इफ द बॉयलर इज कंसर्न्ड, थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, बट आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्यों करना चाह रहे हैं। क्यों? बिकॉज इंजन के लिए एक क्लोज लूप होता है, वो पानी जो है ना वो रेडिएटर में जा रहा होता है, उसके बाद दोबारा से ठंडा होके इंजन में आ रहा होता है उसको कूल डाउन करने के लिए, वो एक क्लोज लूप है। तो यहाँ पे जो है ना हम ये क्यों यूज करेंगे? दैट डज नॉट मेक, एटलीस्ट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो पानी हमने यहाँ पे क्यों डालना है।
इन प्रिंसिपल इट इज पॉसिबल। ठीक हो गया सर जी। ओके, सो फायर ट्यूब बॉयलर है, जो वाटर ट्यूब है उसमें वाटर जो ट्यूब्स में था और फायर जो है वो उसके या हॉट गैसेस उसके उसको सराउंड कर रही थी। यहाँ पे उल्टा हिसाब है, यहाँ पे जो फायर है वो ट्यूब्स के अंदर है, लेकिन जो वाटर है दैट इज सराउंडिंग दोज ट्यूब्स। इसमें इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो चीप होती है। जो हमारे पास जो बॉयलर है और जो वाटर है दैट इज सराउंडिंग द फायर ट्यूब्स दैट डज नॉट नीड टू बी एट हायर प्रेशर। वो और वो ना उसको जरूरत है और ना वो होता है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ बॉयलर इज टिपिकली यूज फॉर लो प्रेशर एप्लीकेशन। ठीक है, smaller steam production capacities and it works at low pressures। तो जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टीम में भी नहीं चाहिए वहाँ पे हम फायर ट्यूब बॉयलर इस्तेमाल कर लेते हैं, बिकॉज ये चीप होता है। और अभी आगे हम देखेंगे इस बारे में। ठीक है, तो ये उसके कुछ जो है ना वो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जो है ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बेसिक एग्जांपल जो है ना वो नहीं जो है ना यहाँ पे दी हुई, वो क्या है फायर ट्यूब बॉयलर की। Probably every one of you have seen that. Anyone? No? नो सर। बेटा गलत जवाब भी दे दो तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्लीज कुछ बोला करें। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो ये 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो वेट अ मिनट। पैकेज बॉयलर रह गया था। सो पैकेज बॉयलर जो है दैट एक्चुअली कम्स इन अ कंप्लीट पैकेज, और basically it is could be fire tube, could be water tube, but mostly it's a water tube boiler। तो पूरे पैकेज में आता है। यहाँ पे ऑयल बर्नर जो है ना वो फिट हुआ होता है, ये अंदर जो है ना वो ट्यूब्स होती हैं और इसमें मल्टीपल पासेज होते हैं। पास का मतलब ये होता है कि एक मतलब वाटर जो है ना वो यहाँ से इधर जाएगा, एक पास हो जाएगा, उसके बाद अगर तो वो स्टीम में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाता है ठीक है। अगर वो यहाँ से जाने के बाद फिर एक दफ़ा इधर गया, एक दफ़ा इधर आया, एक दफ़ा फिर इधर गया, उसके बाद जो है ना वो स्टीम में बाहर निकल कर दैट वुड कॉल अ 3 पास। ठीक है, तो ये जो है ना इसी के अंदर जो है ना ये सारे ब्लो डाउन के सिस्टम भी लगे हुए हैं, और ये पावर पैनल भी है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल भी है, सेंसर्स भी लगे हुए हैं, और जो है ना सेफ्टी इक्विपमेंट भी है, यहाँ से एग्जॉस्ट भी जा रहा है, और ये प्रेशर इक्विपमेंट भी है। सब कुछ एक बॉयलर के अंदर एक इस तरह पैकेज बना के जो है ना वो एक आपको दे दिया एक ही जगह पे। उसमें सारा सिस्टम्स भी जो है ना इन्वॉल्व इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो दैट्स कॉल्ड अ पैकेज बॉयलर। इसमें आपको जो फीड वाटर और ये वो सिस्टम्स अलग से नहीं लगाने पड़ते। तो दैट्स कॉल्ड अ पैकेज बॉयलर। दैट्स आल्सो वन ऑफ द टाइप्स। जिसके फीचर्स हैं ना वो ये है कि चूंकि ये एक हाईली इंजीनियर्ड एक इक्विपमेंट है, दैट इज व्हाई इट हैज़ अ हाई हीट ट्रांसफर, फास्टर इवेपोरेशन, गुड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, क्योंकि ये सारी चीज़ें करके जो है ना ये एक कंप्लीट एक ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस जो है ना वो इसकी होती है। गुड कंबशन एफिशिएंसी, एवरीथिंग इज गुड अबाउट दिस। क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पासिस। ठीक है, नंबर ऑफ पासिस के बेस पे इसको क्लासीफाई करते हैं। एंड सिमिलरली इसके जो पैसे भी आना वो भी ज़्यादा होते हैं। जैसे एक छोटी जो है ना वो पैकेज बना के आपको जो है ना वो सारी फैसिलिटीज दे दी, तो ऑफ कोर्स दैट मीन्स कि उसके पैसे भी जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये 4 टाइप्स हैं बॉयलर्स की, और टोटल 5 ग्रुप्स हैं आपके। तो ये जो फ्लूइडाइज बेड बॉयलर है दैट इज़ अ वेरी डाइवर्स, और आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर काम भी होता है। दैट इज़ वाई
इसके ऊपर 2 ग्रुप्स जो है ना वो करेंगे। तो आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, आप जो नहीं आया उनको बता देना कि भाई वो ये लेक्चर की वीडियो देख लें और ये जो है ना प्रेजेंटेशन बना लें। अब इसमें जो है ना आप लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर जो है ना वो इसमें से कोई भी एक जो है ना वो टॉपिक उठा लें, और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है ना वो हम लैब के टाइम में करेंगे, नॉट डू इट इन द लेक्चर टाइम। लेक्चर हम पहले जो है ना वो 2 छोड़े हुए हैं, ये भी तीसरा छूट रहा था, मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए जो है मेकअप किया। तो लैब के टाइम में जो है ना हम ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करेंगे, इसमें आपने ये पार्ट्स जो है ना वो करने हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन जो है ना वो 5 मिनट की जो है ना वो एक हर ग्रुप ने जो है ना वो प्रेजेंटेशन 5 के बजाय 7 मिनट की वजह से ज़्यादा लंबी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। ये प्रेजेंटेशन जो आपने बनानी है और इसकी तैयारी शुरू करते हैं, आई विल अनाउंस शॉर्टली कि हम कब जो है ना वो इस प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है ना वो एक मतलब ये हम कब प्रेजेंटेशन सुनेंगे और उसके ऊपर इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है ना वो आप लोग देख लें। अब बॉलर की सर परफॉर्मेंस की बात करते हैं। टॉपिक अभी बताना है? यही आप आपस में जो है ना वो डिसाइड करके ना मुझे एक लिस्ट बना के दे देना कि ग्रुप 1 ये करेगा, ग्रुप 2 ये करेगा, और उससे पहले मुझे ग्रुप्स की जो है ना वो डिटेल भेजो कि ग्रुप 1 2 3 4 5 में है कौन कौन। खैर 5 का ओके तो क्लियर है, तो 2017 वाले 5 ग्रुप 5 में चले जाएंगे। आपके यस अपने सर। जो ग्रुप्स है ना वो आप मुझे जो है ना वो ईमेल कर दें, ठीक है। ओके सर। तो बॉयलर की परफॉर्मेंस के ऊपर हम आते हैं। तो बॉयलर की जो परफॉर्मेंस है वो जो खराब होती है उसकी जो रीजंस हैं वो ये हैं। नंबर 1 रीजन पुअर कंबशन, कुड बी मैनी डिफरेंट नंबर ऑफ रीजंस। पुअर कंबशन में ये है कि आपकी एयर ठीक नहीं आ रही, आपका जो मिक्सिंग है वो ठीक से नहीं हो रही, बिकॉज मिक्सिंग के बगैर कुछ भी नहीं जो है ना कभी भी कंबशन नहीं होती। नंबर 3 आपका जो फ्यूल है वो पुअर क्वालिटी का आ रहा है। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी जो कंबशन जो है ना वो पुअर होती है। अब इसमें जो है ना वो खैर हम फिर दूसरी साइड पे निकल जाएंगे, मेंटेनेंस की साइड पे निकल जाएंगे। डोंट वांट टू गो इनटू टू मच डिटेल। इसकी जो है ना उसको प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि आप प्रॉपर्ली मेंटेन करें और फ्यूल जो है ना उसकी क्वालिटी को हमेशा जो है वो चेक करें और इंश्योर करें कि फ्यूल जो है ना वो प्रॉपर क्वालिटी में आ रहा है, ठीक है। एयर जो है अब ये टिपिकली जो है ना हमारे यहाँ इस चीज़ को बड़ा जो वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती कि मिक्सिंग जो है ना वो कैसे हो रही है। अब मिक्सिंग जो है ना वो इतनी क्रूशियल होती है कि अगर मिक्सिंग प्रॉपर ना हो तो आपके पास कोई भी कंबशन जो है ना वो नहीं हो सकती। और मिक्सिंग जो है पुअर होने की वजह ये है कि आपके जो भी पाइप्स हैं या कुछ भी जो है ना वो ऑरिफिस वगैरह जो है ना वो बनाए होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो मिक्सिंग नहीं हो पाती। होता क्या है, इन एवरी वेल प्लान्ड सिस्टम जहां पे भी मिक्सिंग होनी है वहां पे हमेशा मिक्सिंग इंड्यूस की जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बॉयलर की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं डीजल बर्नर की या ऑयल बर्नर की, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अब एयर आ रही है हमारे पास, दैट्स ए गैस, और उसके बाद जो जो फ्यूल है ना वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन द कंबस्शन चैम्बर बाय अ जेट। एक जेट के थ्रू जो है ना हम एक स्प्रे सा बना के जो है ना अंदर डालते हैं, वो स्प्रे अंदर जाता है, वो थोड़ा सा इवेपोरेट होता है। उसके बाद जो कंबस्शन के लिए ज़रूरी है वो ये है कि फ्यूल जो है वो इवेपोरेट हो और वो मिक्स हो, फिर ही हमारी प्रॉपर कंबस्शन हो सकती है। अदरवाइज जो मर्जी आप अच्छा फ्यूल ले आए और जो है ना आप बेहतरीन दुनिया का बेहतरीन फ्यूल ले आए, उसको जो है ना वो आप एक लिक्विड फेज में थोड़ा सा उसकी विस्कोसिटी जो है ना ज़्यादा हो ताकि जो है ना वो इवेपोरेट ना हो सके, आप उसको जो है ना वो एक कंटेनर के अंदर डाल दें, उसके ऊपर माचिस के तीले रख दें, बहुत स्लो बर्न होगा। उसके बजाय उसको हीट अप करें और थोड़ा सा जो है ना उसको मिक्स अप करें एयर के साथ, तो वो बहुत तेजी से बर्न होगा। बिकॉज फॉर कंबस्शन वी नीड टू थिंग्स, वी नीड द फ्यूल टू बी इवेपोरेटेड एंड वी नीड द फ्यूल टू बी मिक्स्ड विद एयर प्रॉपरली, ठीक है। तो होता क्या है आमतौर पे कि
इस चीज को हम बहुत ज्यादा अंडरमाइन करते हैं, स्पेशली मिक्सिंग प्रोसेस को। अब मिक्सिंग प्रोसेस जो है ना वो इंड्यूस किया जाता है। जो भी अच्छे सिस्टम्स होते हैं, वेल डिजाइंड वेल इंजीनियर्ड सिस्टम्स में क्या होता है कि हमने जो एयर का जो फ्लो है ना उसको एक खास पैटर्न देते हैं। इस पर जो है ना वो उसको मे बी स्वर्ल फ्लो दे देते हैं, या उसमें सिंपली हम टर्बुलेंस जनरेट कर देते हैं कि बाय 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 कंट्रोलिंग द फ्लो टर्बुलेंस क्रिएट कर देते हैं, ताकि जो है ना वो मिक्सिंग जो है वो इम्प्रूव हो। अब क्या होगा, क्या होता है समटाइम्स कि अगर आपको इस चीज को क्रिटिकल ना समझते हैं तो आप क्या कहेंगे, यार ये इन्होंने एक प्लेट सी लगाई हुई है जिसके अंदर जो है ना उन्होंने 12 जो है ना वो सुराख या स्लिट्स बनाई हुई हैं, तो ये जो है ना एयर का फ्लो रोक रही हैं। उसके बजाय हम क्या करते हैं कि हम ये प्लेट की पूरी प्लेट उतार देते हैं ताकि हमारा पूरा पाइप ओपन हो जाए और ज्यादा एयर आए, ज्यादा अच्छी कंबशन होगी। बट दैट्स नॉट द केस। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो एयर का फ्लो हमने ज्यादा जब किया तो उसकी, क्योंकि उसको पैसेज ज्यादा मिल गया, उसका रेनॉल्ट नंबर जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो गई, रेनॉल्ट नंबर कम हो गया, फ्लो जो है इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो टर्बुलेंट से जो है ना वो ट्रांजिएंट फ्लो में आ जाए या फिर वो लैमिनार फ्लो में चला जाए, बिकॉज उसकी वेलोसिटी कम हो जाए। वेलोसिटी मेन चीज होती है फ्लो के लैमिनार या टर्बुलेंट होने में। तो वो एक तो चीज आपने उसकी टर्बुलेंस खत्म कर दी। दूसरा आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि वो जो एक पैटर्न उन्होंने बनाया हुआ था उसमें जो वो जो होल्स थे या स्लिट्स थे ना वो स्ट्रेट नहीं थे, वो कर्व थे। वो इस तरह से कर्व उन्होंने बनाई हुई थी, और वो कर्व इसलिए बनाई हुई थी कि हमारा जो आगे से एयर का फ्लो हो ना वो इन फॉर्म ऑफ अ swirl फ्लो जाए। ठीक है, वो ऐसे जो है ना वो एक swirl की जो है ना वो एक रोटेटिंग फ्लो हो, जिसमें जो जो बेस्ट होता है मिक्सिंग के लिए। जब आप swirl फ्लो जो है ना दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लोज फॉर मिक्सिंग। जब गाड़ियों के इंजन जो है ना वो डिजाइन होते हैं तो उसके जो वेल्व है ना वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि जब वो उसके अंदर जाए ना तो वहां से swirl जनरेट हो, और जो है ना वो अंदर ऐसे जो है ना वो एयर जो है ना ऐसे घूम रही हो, ताकि हमारी ज्यादा अच्छी मिक्सिंग हो। तो ये चीज बहुत जो है ना जेहन में रखने की होती है कि एयर जो प्रॉपर मिक्सिंग जो है दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर प्रॉपर कंबस्शन। ठीक है, एनीहाउ मैं ये दूसरी साइड पे निकल गया। एनीहाउ पुअर कंबस्शन इज कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। और जो पुअर कंबस्शन है ना वो मैंने आपको बताया 3-4 वजह की वजह से हो सकती है। पुअर क्वालिटी फ्यूल, ब्लॉक एयर या लेस एयर, या फिर पुअर मिक्सिंग। उसके अलावा सरफेस फाउलिंग, सरफेस फाउलिंग हो जाती है। फाउलिंग क्या आप सबने देखा होगा, जिस देगची में चाय बनाते हैं या पानी वगैरह उबालते हैं, अगर उसको जो है ना वो अच्छी तरह से ना धोए तो कुछ अर्से के बाद उसमें जो है वाइट कलर के स्केल्स जो है ना वो जम जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो वाटर के अंदर जो है ना वो सॉल्ट्स होते हैं कुछ, जो कि जो है वो हीट करने पर जो है ना वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और क्रिस्टलाइज कर जाते हैं, और वो डिपॉजिट हो जाते हैं उस सरफेस के ऊपर। अब वो चूंकि सॉल्ट्स हैं और वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, तो वो सरफेस के ऊपर जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो सरफेस की हीट ट्रांसफर एबिलिटीज को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हीट ट्रांसफर जो है ना वो खराब हो जाती है। और टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको सरफेस फाउलिंग कहते हैं। ठीक है, कि सरफेस हमारा फाउल हो गया। पुअर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब ऑपरेशन है, ऑपरेशन को आपने पुअर कर दिया, आपने जो है ना वो एक वाल्व था उसको पूरा खोलना था, उसको आधा बंद कर दिया, या एक आधा बंद करना था उसको पूरा खोल दिया, तो प्रोसेस के जो पैरामीटर्स है ना, कंट्रोल पैरामीटर्स, उनको सबको आपने उल्टा सीधा कर दिया। कोई जो है ना वो ध्यान से कोई काम नहीं कर रहा, वो जो है वो जो ऑपरेटर है वो पता नहीं कुछ चिल कर रहा है, वो सूटे सूटे लगा रहा है, पीछे जो है ना वो ऑपरेशन का कोई हाल नहीं है। तो पुअर जब ऑपरेशन होगा तो हमारे पास इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। और जब मेंटेनेंस नहीं होगी, ऑफ कोर्स कि ये जब मेंटेनेंस ना होने की वजह से जो है ना वो ये पुअर कंबशन भी आ जाएगी, और सरफेस फाउलिंग जो है ना ये भी होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो है वो जो परफॉर्मेंस जो है ना वो पुअर हो जाएगी। अगेन फ्यूल एंड वाटर क्वालिटी जो है ना खराब हो जाएगी, तो हमारी सरफेस जो है ना वो थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है ना वो खराब हो जाएगी। ये चीजें थोड़ी सी इंटरलिंक्ड हैं। अब फ्यूल जो है ना वो जब खराब होगा तो हमारे पास कंबस्शन पुअर हो जाएगी। जब वाटर क्वालिटी खराब होगी तो हमारे पास सरफेस फाउलिंग भी खराब हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा इनमें तो मतलब कि एक्सक्लूसिव भी है कि इट इज पॉसिबल कि फ्यूल क्वालिटी अच्छी है
फिर भी कंबस्शन पुअर हो सकती है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। वाटर क्वालिटी अच्छी है, फिर भी ओवर टाइम जितनी मर्जी अच्छी वाटर क्वालिटी ले आए, ओवर टाइम सरफेस जो है ना वो फाउल हो ही जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमें देखनी पड़ती हैं। और साथ में फिर हमें जो है ना वो हीट बैलेंस देखते हैं हम। जब हीट बैलेंस करते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि यार कहाँ पे जो है ना हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो ख़राब हो रही है और कहाँ पे हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हीट बैलेंस में क्या है, हमारे पास फ्यूल कितना आ रहा है ये हमें देखना है। ये एनर्जी सप्लाई है कि कितनी एनर्जी है ना वो सप्लाई हो रही है। स्टैक गैस है कि हमारे पास कितनी जो है ना वो जो जो हॉट गैसेज हैं वो आ रही हैं, उसमें से कुछ जो है ना वो कन्वेक्शन और रेडिएशन में चली जाती है, थोड़ा सा हीट लॉस हो जाता है एनवायरनमेंट में। कुछ थोड़ा सा जो है ना वो हमारी ब्लो डाउन में चली जाती हैं, कुछ जो है ना वो ऐश एंड अनबर्न पार्ट्स चले जाते हैं। फ्यूल मतलब ऐश जो है ना हम निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा अनबर्न फ्यूल जो है ना वो भी चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अनबर्न जो है ना वो एक्सेस एयर चली जाती है और थोड़ी सी स्टीम आउटपुट हो जाती है। अब ये देखें ना, इसकी जो विड्थ है ना, दैट एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सैंकी डायग्राम एक होती है जो हमारे पास ये जो एरोज है ना, इनकी जो थिकनेस है ना, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, इसमें से सिर्फ इतनी सी एनर्जी हमें स्टीम आउटपुट में मिली, बाकी जो है ना हमारे पास थोड़ी सी इधर ज़ाया हो गई, थोड़ी सी इधर ज़ाया हो गई, और ये इधर ज़ाया हो गई, थोड़ी सी इधर ज़ाया हो गई। ठीक है, तो ये सारी जो है ना थिकनेस जो है ना, ये हम इस तरह से थिकनेस से जो है ना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं जी। ठीक है, अब ये एक जो है ना वो बॉयलर एक तो ये तरीका हीट बैलेंस का। दूसरा तरीका ये है कि हम कहते हैं कि यार 100% एनर्जी जो है ना वो फ्यूल की वो बॉयलर के अंदर जा रही है, उसके बाद इतने % हीट लॉस जो है ना ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस है, इतने % हीट लॉस इज ड्यू टू स्टीम इन फ्यूल गैस है। वो स्टीम थोड़ी सी जो है ना वो फ्यूल में चली गई और उसमें थोड़ी सी लीक हो गया ड्यू टू मॉइस्चर एंड फ्यूल। ये सारे % ऑफ हीट लॉसेज हैं। ठीक है, और उसके बाद इतने % जो है ना हमारे पास हीट जो है ना वो स्टीम में कन्वर्ट होगी, जो कि हमें एक्चुअल आउटपुट मिली। तो ये एक दूसरा तरीका है हीट बैलेंस को एक डॉक्यूमेंट करने का। पहले तो हम ऑफकोर्स उसको मेजर करेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट करने का ये तरीका है। ठीक है, ऑफकोर्स हीट बैलेंस जब हम करते हैं, इसका जो है ना वो जो गोल होता है ना वो यही होता है कि हम एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। ये कुछ अवॉइडेबल लॉसेज हैं, ये आप इसको बाद में जो है ना वो जब दोबारा देख लीजिएगा, और इसको हम बाद में डिटेल में भी अलग से देखेंगे। बॉयलर की एफिशिएंसी जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसके एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब ये इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमने कैलकुलेट करना था थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी इज % ऑफ हीट एनर्जी दैट इज इफेक्टिवली यूजफुल इन द जनरेटेड स्टीम। बॉयलर की बात है तो इसीलिए स्टीम में हम बात करेंगे कितनी स्टीम हमारी, कितनी एनर्जी स्टीम में कन्वर्ट हुई डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी सप्लाइड, वो हमारी थर्मल एफिशिएंसी होगी। इसको मेजर करने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। इसको हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या है कि हीट, फार्मूला ही उल्टा लिखा हुआ है, हीट आउटपुट और हीट इनपुट होता है। ठीक है, ये फार्मूला उल्टा लगा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हीट आउटपुट क्या है, Q इंटू एच जी माइनस एच एफ। Q जो है ना ये फ्लो रेट है उसका स्टीम का, और एच जी माइनस एच एफ, एच जी जो है ना ये उसकी हीट जो है ना हीट कंटेंट है स्टीम का, और एच एफ जो है ना वो हीट कंटेंट है वाटर का। तो जब माइनस करेंगे उसमें, ये बहुत सिंप्लीफाइड सा फार्मूला, ये ऐसे होता नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फार्मूला होता है। पहले हमने वो स्टीम कंपोनेंट यूज़ करते हैं हम, थोड़ा सा जो है ना सुपर हीटेड स्टीम में इतनी जो है ना वो गई है, उसके बाद जो है ना वो लेटेंट हीट ऑफ वाटर आती है, उसके बाद जो है ना वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आती है कि हम कैसे जो है ना पॉइंट वन से पॉइंट बी में गए। बट दिस इज जस्ट ए सिंप्लीफाइड फार्मूला कि ये जो है ना हम इस तरह से हम इसको यूज कर लेते हैं। और जो हीट इनपुट है ना वो हमारे पास है Q, दैट Q हियर इज द फ्यूल, कि फ्यूल का फ्लो रेट क्या है, एंड ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। ये ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल और फ्यूल हीटिंग वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू और व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव इट, इट्स ऑल द सेम। ये जो है ना हमारे पास फ्यूल की हीटिंग वैल्यू है, और जब हम इसको फ्लो रेट ऑफ फ्यूल से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट एक्चुअली सप्लाइज द टोटल हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल। ठीक है,
तो ये डायरेक्ट मेथड है कि हम देख लेते हैं कि यार कितनी स्टीम प्रोड्यूस हो रही है और उस स्टीम की जो 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 उसकी स्टीम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितना टेम्परेचर है और किस प्रेशर के ऊपर है, वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार इसमें कितनी एनर्जी है, और जो वाटर था उसमें कितनी एनर्जी थी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी हमारी एनर्जी आउटपुट जो है ना हीट आउटपुट गई है। और उसके बाद फ्यूल भी हमें पता है फ्यूल कौन सा डाल रहे हैं, उस फ्यूल का फ्लो रेट भी हम मेजर कर सकते हैं बड़े आराम से, जो है ना हम डायरेक्ट मेथड से हम उसकी एफिशिएंसी जो है वो यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर जी। सर बॉयलर एफिशिएंसी और थर्मल एफिशिएंसी दोनों सेम एफिशिएंसी है? देखें थर्मल एफिशिएंसी एक जनरल वर्ड है, वो हर चीज के ऊपर अप्लाई होता है। ऑफ कोर्स ये जो बॉयलर एफिशिएंसी है ना, ये बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी है। तो सर वो मैकेनिकल एफिशिएंसी भी तो हो सकती है बॉयलर की कोई? इसमें कोई मूविंग पार्ट है? नहीं, पता नहीं सर। मूविंग मैकेनिकल एफिशिएंसी कहाँ से आ गई, वो तो मूविंग पार्ट्स में होती है। तो बॉयलर की सिर्फ एक ही एफिशिएंसी निकलेगी, वो भी थर्मल? नहीं, और भी कोई आप अपनी मर्जी से कोई है ना कोई एफिशिएंसी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन ये एक जो वॉल्यूमेट्रिक तो हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसका वॉल्यूम, आप किसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट करनी है, स्टीम की कि एयर की? स्टीम की करेंगे ना। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो होती है कि आपके कितना फ्लो होना चाहिए था और कितना हो रहा है, वो होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो इंजन के केस में तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जितना जो उसका जो स्वेप्ट वॉल्यूम है या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है, उतना वॉल्यूम एयर का आना चाहिए, लेकिन उतना आता नहीं है ड्यू टू मैनी रीजंस। एक स्टैंडर्ड होता है उसमें कि इतना वॉल्यूम आना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव अ स्टैंडर्ड लाइक दिस कि इतना वॉल्यूम आना चाहिए। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस हियर। वो एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग अ स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम। तो बट इट शुड मेक सेंस। ठीक है, अब ये डायरेक्ट मेथड के एडवांटेज हैं, इट्स क्विक, वेरी क्विक इवैल्यूएशन, थोड़ी सी चीजें हैं वो मेजर करके आप जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्यू लाइक आई सेड फ्यू पैरामीटर्स फॉर कंप्यूटेशन, फ्यू मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपने 2 4 5 मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं, फार्मूले में देखें आपने बस जो है ना वो क्यू मेजर करना है और क्यू मेजर करना है, और आपने ये जो है ना एच जी फाइंड करने के लिए जो है ना वहाँ पे एक सेट जो है ना वो टेम्परेचर सेंसर लगा देना है और एक जो है ना प्रेशर गेज लगा देनी है जो आपको बता देगी कि स्टीम की प्रॉपर्टी क्या है, और वहाँ से आप जो है ना एच जी फाइंड कर लेंगे, एच एफ फाइंड कर लेंगे। 2 4 5 चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट आपने लगाने हैं, आप उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू कंपेयर इवेपोरेशन रेशियोज विद बेंचमार्क फिगर्स। डिसएडवांटेज, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लो एफिशिएंसी बिकॉज आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, दरमियान में क्या हो रहा है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का यू हैव नो आइडिया। वेरियस लॉसेस नॉट कैलकुलेटेड, आपको कोई नहीं पता कि ए जो है ना उसमें ज़्यादा लॉस हो रहा है, ए प्रोसेस ए में ज़्यादा लॉस हो रहा है या प्रोसेस बी में ज़्यादा लॉस हो रहा है। ये जो लॉस मैकेनिज्म यहाँ पे हमने देखे ना, डिफरेंट लॉस मैकेनिज्म, आपको कुछ नहीं पता कि एफिशिएंसी जो हमारी 35% से 32% पे आ गई है वो इन 5 में से किसी की वजह से हुई है, यू हैव नो आइडिया। ठीक है, इसके लिए आपको जो है ना वो इनडायरेक्ट मेथड पे जाना चाहिए। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है 100 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब ड्राई फ्लू गैस में कितनी परसेंट जा रही है, और evaporation ऑफ वाटर फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन इन द फ्यूल, उसमें कितनी एनर्जी जा रही है, और ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स में जितनी एनर्जी जा रही है
वो सारी की सारी इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी सारी की सारी स्टीम में जा रही है। यहाँ पे हमने स्टीम को देखा तो स्टीम में कितनी एनर्जी जा रही है। यहाँ पे हमने स्टीम को छोड़ के बाकी सारी जगह देख ली, जिससे हमें पता चल गया कि जो जो ये सारे के सारे लॉसेस थे, तो बाकी की जितनी भी एनर्जी है ना वो लामाला स्टीम में ही जा रही होगी। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है कि हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टीम है। स्टीम को जो प्रोडक्शन है वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम स्टीम प्रोडक्शन की एफिशिएंसी जो है ना कैलकुलेट कर रहे हैं दूसरी चीजों को देख के। दैट इज इट इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट मेथड कि एफिशिएंसी हमने थर्मल एफिशिएंसी स्टीम जनरेशन की कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट हम जो है ना वो फ्लू गैस से अनबर्न फ्यूल इन फ्लाई ऐश जो है ना वो अनबर्न फ्यूल इन बॉटम ऐश और अनअकाउंटेड लॉसेस ब्ला 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 वहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनडायरेक्ट मेथड, बट इट हैज अ डिसएडवांटेज कि बहुत ज़्यादा जो है ना आपको इसमें डाटा चाहिए बहुत ज़्यादा सेंसर चाहिए, बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए। इसमें आपको एनालिसिस ऑफ फ्यूल चाहिए कि फ्यूल का आपने एनालिसिस करना है कि कितना जो है ना वो उसमें क्या क्या कुछ है, उसमें ऐश कितना है, हाइड्रोजन कितना है, वाटर सल्फर कितना है, मॉइस्चर कितना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्लू गैस। अब ये जो है ना ये आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस, तो हल्का फुल्का एनालिसिस नहीं है कि जैसे टेम्परेचर प्रेशर एक बड़े बेसिक किस्म के जो है ना वो गेजेस होते हैं, बट दीज गेजेस आर दे आर नॉट वेरी बेसिक, दे आर सोफिस्टिकेटेड। टेम्परेचर ओके ठीक है, टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर मेजर करना है, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल मेजर करनी है, परसेंटेज कंबस्टिबल इन ऐश के जो फ्यूल के अंदर ऐश है उसमें से कितने परसेंट जो है ना वो ऐश वो कम बर्न कर सकती है कि नहीं बर्न कर सकती, और उसके कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि ये भी कंप्लीट लिस्ट नहीं है। पॉइंट इसके आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो एक बहुत एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का जो है ना कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ता है इन ऑर्डर टू यूज द इनडायरेक्ट मेथड। एडवांटेज कंप्लीट मैस एंड एनर्जी बैलेंस फॉर ईच इंडिविजुअल स्ट्रीम। वाटर स्ट्रीम है, फीड वाटर सिस्टम है, या आपका जो है ना फ्यूल सिस्टम है, या एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो भी सिस्टम है हर सिस्टम की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आपके पास आ रही होती है, उसकी जो एनर्जी बैलेंस आ रहा है इंडिविजुअल स्ट्रीम का वो आपके पास आ रहा होता है। मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स टू इम्प्रूव बॉयलर एफिशिएंसी। इस केस में आपको पता होगा कि हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी 35% से अगर 32% पे गई है तो वो एग्जैक्टली किस वजह से गई है, बिकॉज एट द सेम टाइम आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो मॉइस्चर प्रेजेंट इन द कंबस्शन एयर था ना वो सडनली बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो है ना ज्यादा हीट जो है वो यहाँ पे जा रही है, जिसकी वजह से हमारी जो स्टीम है ना उसको कम हीट मिल रही है। तो हम इसकी रीजंस को जो है ना वो जाके कवर अप करेंगे ताकि हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी जो है ना वो ज्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और जो आपके पास जो फ्यूल का एनालिसिस होता है ना वो फ़ौरन नहीं आता। आप उसको ऐसे नहीं कि आपने जो है ना वो गेज लगाई हुई है और वो फ़ौरन आपके पास रीडिंग आ रही है। वो कैसे होता है, आप उसका सैंपल लेते हैं, उसको लैब में भेजते हैं, लैब में उसका एनालिसिस करते हैं, और फिर उसके बाद घंटे के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड जो है ना वो आप इंटरमिटेंटली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिन में एक मरतबा या हफ्ते में एक मरतबा आप यूज़ करते हैं, तो इसमें यह है कि आपको एक एक इंडिविजुअल स्ट्रीम की जो है ना वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो सही तरह से मिल जाती हैं। ठीक है, लाइक आई सेड इट रिक्वायर्स लैब फैसिलिटीज फॉर एनालिसिस, कि आपको लैब चाहिए होती है क्योंकि आपने सैंपल लेने हैं, जाके लैब में उनको एनालाइज करना है, उसके बाद फिर आपने पूरे का पूरा जो है ना वो एक एनर्जी जो है ना उसको कम। जी क्वेश्चंस। सर वो लिखा हुआ ना ऐश में जो कंबस्शन हो सकती है जी वो सिर्फ सॉलिड में लिखा हुआ है, लिक्विड और गैस के बारे में बात नहीं की हुई यहाँ पे। क्योंकि ऐश होती सॉलिड में है, कोयले में होती है ऐश आमतौर पर। जी और कोई क्वेश्चन? नहीं, कुछ नहीं। सर ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें ये बॉयलर के हिसाब से।
तो प्रेशर का जो रिलेशन जो है ना वो बॉयलर के हिसाब से वो तो जनरल होता है, P1 over T1 is equal to P2 over T2। इनवर्स रिलेशन होगा इनका, प्रेशर और वॉल्यूम का, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके सर। वो जो बात आप कर रहे हैं ना, वो जो मैंने पहले की थी, उसमें थोड़ा सा मैंने जनरलाइज कर दिया। मैं कहा यार मैं वो उसमें P1 over T1 में ना जाऊं ज़्यादा डिटेल में, तो ठीक है, बट इट्स अ गुड पिक कि यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था ना कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा 16,000 टाइम्स तो प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज एट द सेम टाइम हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड किस्म की रिलेशन है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कन्फाइंड स्पेस में, तो राइट, सो हम बहुत सारे सिनेरियोज इसमें जो है ना वो कंसीडर कर सकते हैं। अब एक रिलेशन है P1 over T1 is equal to P2 over T2, दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ, वी कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हमारा वॉल्यूम जो है वो 1600 टाइम्स जो है ना वो बढ़ गया, and we assume temperature is constant, and we assume, let's suppose pressure is constant। ठीक है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट हम अज्यूम करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि एक चीज एक्सपेंड कर रही है 1600 टाइम्स, दैट मींस कि वेलोसिटी विल इंक्रीज, राइट। यहां पे हम चले जाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन में, तो वहां पे हमारा जो इसके काइनेटिक एनर्जी वाला जो कंपोनेंट है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है और जो थर्मल एनर्जी है ना, जो एंथैल्पी है उसकी, वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो उसका काइनेटिक एनर्जी वाला कंपोनेंट है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स के वी विल हैव अ वेरी हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ स्टीम दैट विल मूव एट अ हाई वेलोसिटी, और चूंकि उसका मोमेंटम इतना ज्यादा होगा, उसकी मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से उसकी फोर्स जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी, एंड दैट विल बी एज एक्सप्लोसिव एज गन पाउडर। आई थिंक दैट इज द क्लोजेस्ट टू रियलिटी एक्सप्लेनेशन, कि जब हमारे पास उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो उससे प्रेशर इतना इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन उसका जो काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू दैट बर्नौलीज इक्वेशन। प्रेशर नहीं इंक्रीज होगा उसका। सर ये बॉयलर को कौन से प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाता है? फैब्रिकेशन। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। यार फैब्रिकेशन से, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है ना वो मैं एक इमेज ढूंढ रहा हूँ कोई जरा उस इमेज से जो है ना आपको, या वी हैव दैट इमेज। अब यहां पे अगर आप देखें, ये बॉयलर का जो आउटर शेल है दैट्स अ सिलेंडर। आप पता फैब्रिकेशन क्या होती है? नो सर। रियली, फैब्रिकेशन होती है
वर्किंग विद शीट्स एंड ट्यूब्स। इसमें हमारे पास जो ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं? कटिंग, वेल्डिंग, रिवेटिंग, बेंडिंग। बोल्टिंग, बेंडिंग। शीट्स होती है ना, शीट्स को हमने जो है ना वो बेंड यस करना सर। है, रोल करना है, कट करना है, उसके बाद उनको ज्वाइन करने के लिए बोल्ट करना है, रिवेट करना है या वेल्ड करना यस। है। ये फैब्रिकेशन की जो है ना वो बेसिक बेसिक चीजें हैं। आई एम नॉट स्पेशलिस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, मेरा बड़ा लिमिटेड नॉलेज है इसमें, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं बता सकता। अब ये देखिए, ये बॉयलर है ना, तो ये अब इसका जो आउटर शेल है, ये एक सिलेंडर है, ये एक शीट जो है ना वो रोल करके ना उसको हमने वो किया होता है, वेल्ड किया होता है। ठीक है। सिमिलरली इसका जो ये साइड्स है ना, ये भी शीट्स होती हैं, इनको हम सर्कल में कट करके जो मेन सिलेंडर है उसके साथ जो है ना वो हम उसको वेल्ड कर देते हैं, या बोल्ट्स के साथ जो है ना हम उसको लगा लेते हैं। सो और फिर अंदर भी आप ये देखें तो ये चीज़ है, ये भी शीट है। और ये जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स जो है ना, ये भी ट्यूब्स जो है ना एज ए ट्यूब प्रोड्यूस कर ली जाती हैं वो एक्सट्रूजन के जरिए से। एक्सट्रूजन का तो पता है ना? यस सर। यस सर। हाँ, एक्सट्रूजन से जो है ना वो, ये एक्सट्रूजन या फिर जो है ना वो क्या नाम है, फॉर्मिंग से भी हो सकती है। फॉर्मिंग करने के बाद जो है ना उसकी जो एक लाइन आती है उसको हम जो है वेल्ड कर लेते हैं, या सिंपली हम एक्सट्रूजन से भी जो है ना पाइप्स बना सकते हैं, उसके बाद उनको हम कट कर सकते हैं। डिपेंड्स कि किस प्रोसेस से आपने बनाया। लेकिन आपने ट्यूब्स जो है ना वो किसी भी प्रोसेस से बना ली, उसके बाद उन ट्यूब्स को जो है ना वो कट करते हैं साइज में अकॉर्डिंगली। और उसके बाद जैसे ये प्लेट है, ये पूरी प्लेट है, इसके साथ जो है ना वो हमने मजीद उसको वेल्ड कर देते हैं, उसको सील कर देते हैं। तो इट्स मोस्टली फैब्रिकेशन। ओके सर। Yeah. Any other question? सर ये जीसीवी क्या होता है? Gross calorific value. सर इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल कितने जाउल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जब वो बर्न करेगा। तो सर वो एक स्पेसिफिक गैस भी तो हमारे हमारे पास होता है ना, स्पेसिफिक डाल देते हैं, तो वो भी यूनिट मास के लिए होता है। स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक मास, उसमें भी हम यूनिट मास यूज करते हैं ना। हाँ, स्पेसिफिक का मतलब यही होता है पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ समथिंग। इसको ग्रोस स्पेसिफिक कैलोरीफिक वैल्यू कह लो। ये देखो, इसका यूनिट है किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। इसमें किलो जाउल पर किलोग्राम भी हो सकता है। श्योर सर। सर जी, सर मोस्ट प्रेफर्ड मेथड कौन सा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से? आई डोंट नो बट आई कैन, मैंने वो कुछ ज़्यादा इंडस्ट्री, एक्चुअली मैंने कभी कोई बॉयलर इंडस्ट्री पर्सनली विजिट की नहीं है, इसलिए आई कैन नॉट गिव यू द आंसर फॉर दैट। बट आई थिंक के दोनों मेथड ही यूज होते होंगे साइड बाय साइड। जो डायरेक्ट मेथड है ना, जो हमारे स्मॉल एंड जो मीडियम टाइप जो है ना वो इंडस्ट्रीज होंगी ना, वो ज़्यादा डायरेक्ट मेथड ही यूज करते होंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में यू नीड अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। और हमारी जो मेंटेलिटी है ना आमतौर पे इंडस्ट्री की, वो यही है कि बस जो है ना वो जो चल रही है ना पुरानी चीज़ वजन में ज़्यादा होती है वही ज़्यादा अच्छी होती है। वो उनका एक माइंड सेट जो है ना वो यही है कि यार बस ठीक है, चलने दो। सर जो इनडायरेक्ट जो बड़े, कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसकी प्रिसीजन काफी ज्यादा होती होगी फिर। ऑफ कोर्स इसकी ये जो जो बड़े जो यूनिट्स हैं जहाँ पे बड़ी कैपेसिटी के बॉयलर्स लगे होंगे, वो इनडायरेक्ट मेथड भी साथ में इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करते होंगे, बिकॉज आपको
जो प्रोसेस में जब आपको स्टीम चाहिए होती है ना, उसकी स्टीम की प्रॉपर्टीज को यूनिफॉर्म रखना, मेंटेन रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार 9 से 12 स्टीम जो है ना वो 120 बार प्रेशर पे आ रही है, उसके बाद जो है ना प्रेशर जो है ना वो 100 बार हो गया, उसके बाद 140 बार हो गया, वो प्रोसेस खराब हो जाता सारा। तो उन्होंने चीज़ों को बड़े क्लोजली ना मॉनिटर करना होता है। तो जब अपने पूरे प्रोसेस को डिटेल में क्लोजली मॉनिटर करना होगा ना, तो वहां पे इनडायरेक्ट मेथड ही आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट मेथड एक्चुअली आपका ओवरलैप करता है मॉनिटरिंग के साथ। एक तो होते हैं ना मेंटेनेंस के, आपने चलो महीने बाद या 6 महीने के बाद जो है ना वो मेंटेनेंस जो है ना वो चेक कर ली, सारी चीजें चेक कर ली। एक होती मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि आप हर वक्त उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को जो है ना वो नोट कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन। और जहां पे हल्का सा प्रॉब्लम अभी स्टार्ट होता है ना, आपको पता चल जाता है कि यार ये हमारा जो पाइप है ना, इस पाइप के इस कंपोनेंट में या इस बॉयलर के जो है ना वो फीड वाटर पंप नंबर 3 में जो है ना प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फीड वाटर पंप 3 से पहले प्रेशर ठीक है, फीड वाटर पंप नंबर 3 के बाद जो है ना वो प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर फीड वाटर में पंप में कोई प्रॉब्लम है, वो आपको फौरन पता चल जाता है। दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। आप हर चीज को एक पूरे प्रोसेस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड एक्चुअली ओवरलैप करता है मॉनिटरिंग के साथ। तो आई गेस कि ये दोनों जगह पे यूज होते होंगे। डिफरेंट डिफरेंस जो है ना वो साइज ऑफ इंडस्ट्री का होगा और स्टाइल ऑफ इंडस्ट्री का होगा, कि जो है ना उनका वर्किंग स्टाइल क्या है। ओके सर, थैंक यू। छोटा यूनिट्स जो है ना वो इनडायरेक्ट मेथड नहीं यूज करते होंगे डेफिनेटली। यस सर। जी। और कोई क्वेश्चन? नो? Okay, No. then I think that's enough for today. ये नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम ये चीज देखेंगे, बॉयलर ब्लो डाउन, फीड वाटर सिस्टम्स और बॉयलर सिस्टम्स, और उसके बाद फिर टाइम मिला तो थोड़ा सा जो है ना हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी करेंगे।